नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। किस अवस्था में किशोर की वाणी में कर्कशता एवं किशोरी की आयु में मिठास आने लगता है? बताइए कौन सा वो उम्र शुरू होता है जब आप अचानक देखते हैं तो बच्चा जब बोलेगा तो कर कर बोले लगेगा, ठीक है, और लड़कियां में मिठास आने लगेगा। ये एक चेंजिंग है, हार्मोनल चेंजिंग है। किस अवस्था में आने लगता है? तो ये आपका किशोरा अवस्था में आने लगता है। आप अचानक देखिएगा तो आवाज़ जो है बदलने लगता है, ठीक है, किशोरा अवस्था है। किस अवस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है? ऐसा कौन सा अवस्था है जिसमें लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो वो अवस्था जो किशोरावस्था है जिसमें लड़कों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा और गुस्सा आता है, ठीक है। किस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर करता है? बताइए कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा पूरे रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल्यावस्था में तो बच्चा माँ पिताजी को झकझोर के भी भाग जाता है खेलने के लिए। किशोरावस्था में तो बच्चे माता पिता पर होते ही नहीं है। तो वृद्धावस्था में तो सब अपने पर होता है। तो ये अवस्था के शैशवावस्था जिसमें बच्चे पूरी रूप से खाना के लिए, पीना के लिए, पेशाब के लिए, शौच के लिए पूरे रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। तो ये शैशवावस्था ही है, ठीक है। संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ठीक है, संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है आपको बताना है। संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था जो है किस अवस्था को कहा जाता है? देखिए, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए 2-3 अवस्थाएं आती है आपकी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था देखने को मिलता है। तो आपको इसके पहले हम बताए थे कि संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कौन होता है? तो ये आपका जो होता है किशोरा अवस्था होता है, ठीक है। किशोरा अवस्था जो होता है संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होता है, ठीक है। तो ये किशोरा अवस्था आपका ऑप्शन यहाँ पर है। तो किशोरा अवस्था में आप चले जाएंगे, ठीक है। गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बताइए, गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो ये गंदी अवस्था जो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये गंदी कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके, जूते पहना करके स्कूल भेजते हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं तो देखिएगा सभी के कपड़े भूसेड़ हो जाते हैं, यानी किसी पर बालू पड़ा हुआ है, किसी पर जो है डस्ट लगे हुए। तो ये गंदी अवस्था है, बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, ठीक है। सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है? किस अवस्था में बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो सीखने का आदर्श काल जो होता है वो आपको शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? CG टेट 2014 में पूछ दिया था। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, 7, 8 या कोई नहीं, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आपको 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, और प्रारंभ में 7 थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये MP टेट 2018 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। 6, 8, 7, 9 कितने थे? ठीक है, तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में सभी भारतीयों को 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त थे, ठीक है, लेकिन फिर इसको हटाया गया और अब है 6। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है? क्लियर? ये कब आया? तो उत्तराखंड टेट 2019 में पूछ दिया गया, ठीक है। यूटेट 2019 यानी उत्तराखंड टेट 2019 में
कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो हम सभी को जानते हैं कि प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 6 है। 6 है तो एक वो हटा है, वो कौन हटा है, तो वह हटा है आपका संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है, ठीक है, और इसको क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर। तो किस अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, यूपी टेट 2016 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आए हुए हैं और ये झारखंड के एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है आपको छुआछूत की भावना का किस में किया गया है, अनुच्छेद 17 में। अभी हमने आपको थ्योरी क्लासेस में वहाँ बोला था कि अस्पृश्यता और समानता जो अनुच्छेद 15 है और अनुच्छेद 17 है, एकदम याद रखिएगा। अनुच्छेद और एक 24, यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% श्योर आ जाता है, ठीक है, तो तुम याद रख लीजिएगा। अगला है धर्म जाति लिंग। धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में शामिल है, ठीक है। ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तो ये अनुच्छेद किस में शामिल है, तो ये 15 में है, क्योंकि ये समानता का प्रावधान दिखा रहा है कि सभी आदमी धर्म जाति लिंग स्थान के आधार पर एक जैसा होते हैं। तो ये समानता का 15 में चला जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है, एच टेट 2016 में 12 से 35 तक, 14 से 38 तक, 12 से 38 तक या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद कितना, तो 12 से लेकर 35 तक। हमने थ्योरी क्लासेस में देखा कि संविधान के अनुच्छेद कितना, तो 12 से 35 तक जो है इसमें आपको मौलिक अधिकार है। और कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार का पूरा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है, ठीक है। सीजी टेट 2015 पूछा गया था, अनुच्छेद 32-35, अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 23-24, ठीक है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार है, आपको यहाँ पर याद है समस्त, पहला वर्ड जो होता है समस्त, समस्त में सम से समानता या समता और सत से स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 19 से 22 है, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 से 18 है, 14 से 18 है, उसके बाद चलता है 19 से 22 ना। तो समानता का अधिकार है, तो 14 से 18 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है, ये एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में आया हुआ है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या कोई नहीं, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है यहाँ पर अनुच्छेद 19 से 22 था। समानता का अधिकार कितना है, 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को कारखानों में काम करवाना, मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध घोषित किया है। 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, जेटेट में भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और ये पंजाब टेट 2017 में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 24, ठीक है। तो मजदूरी करवाना ये सब क्या है, शोषण हो गया, शोषण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है, 23 से 24 में है। लेकिन 24 में कहा गया है कि कारखानों में या मजदूरी या कहीं भी काम लगाना 14 वर्ष से कम बच्चा को दंडनीय अपराध है। तो यह अनुच्छेद 24 में जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के आप लोग एग्जाम में नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। सीजी टेट 2018 में पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार जो है हटाया गया, हटाने वाला जो भी चीज़ आता है वो 44वां में आता है, ठीक है। हटाने वाला किस में आता है, 44वां में दिमाग में रखना है हम लोग को। और जोड़ने वाला किस में आता है, 42वां में, इसको भी दिमाग में रखना है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये 1978 में हुआ है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से, ठीक है।
में कितने वर्ष के नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? बताइए, भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए भारत में 18 वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। लेकिन यह पहले कितना था? 21 वर्ष था। पहले 21 वर्ष में वोट देने का अधिकार था, लेकिन इसको संशोधन करके कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष में कर दिया गया है। ठीक है, और ये वोट देने का अधिकार से एक प्रश्न आपका 100% आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो ये 61वां संविधान संशोधन, किसमें? 61वां संविधान संशोधन में आपको जो है मतदाता की आयु जो 21 वर्ष था उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। यह प्रश्न आता है। ठीक है, और ये 1988 में हुए थे, तो इसके पहले जो है 21 वर्ष वाले से वोट में भाग ले सकते थे, लेकिन इसके बाद जो है अब 18 वर्ष वाले उम्मीदवार भी मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और वो यहाँ वोट देने के अधिकारी हैं। ठीक है, तो भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर आप राइट आंसर करेंगे 18 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन, ठीक है, या 61वें संविधान संशोधन, 28वें संविधान संशोधन या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मतदाता की आयु जो है वो कब घटाया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है मतदाता की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 21 वर्ष कर 18 वर्ष कर दिया गया है 21 वर्ष से घटा करके। किसके तहत? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु क्या कर दिया गया? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? ठीक है, 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? ठीक है, 1988 में, 1987 में, 1985 में या 1986 में? ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन आपका 1988 में किया गया है। ठीक है, 1988 में किया गया है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ है क्या है? लोकतंत्र का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है आपका जनता का शासन, राजा का शासन, सेना का शासन, यह सभी। ठीक है, तो लोकतंत्र में जनता प्रधान होती है। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र को जनता का शासन भी कहा जाता है। लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। राजतंत्र शासन का अर्थ है, राजतंत्र शासन का अर्थ क्या है? आपको बताना है राजतंत्र शासन का अर्थ। ठीक है, राजतंत्र का अर्थ क्या है? तो राजतंत्र का देखिए अर्थ होता है यहाँ पे जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन होगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार चुनाव होता है? भारत में देखिए जो चुनाव होता है उसका प्रकार क्या है, आपको बताना है कि किस प्रकार का चुनाव भारत में होता है। ठीक है, तो भारत में जो चुनाव होता है वो किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों होता है, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में जो है अभी किस प्रकार का चुनाव प्रणाली? अप्रत्यक्ष प्रणाली है। इस प्रणाली में क्या होता है? तो इसमें जनता जो है अपने उम्मीदवार या अपने विधायक या अपने प्रतिनिधि का चुनाव जो है मत यानी वोट डालकर करते हैं। ठीक है, हाथ खड़ा करके नहीं करते। जहाँ हाथ खड़ा करके होता है सामने वो, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष, लेकिन यहाँ पर मत डालकर करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है भारत में। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नोट आपको कर दिया गया है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है, यानी जिसमें मतदान का काम शुरू हो गया, मतदान देने वाला काम, तो वो आपको भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग जो मतदान लेकर के करवाएंगे तो वो अप्रत्यक्ष है और वही भारत में लगाया गया है। ठीक है, लिखने संबंधी कठिनाई किस रोग से ग्रसित है? पंजाब टेट 2021, हरियाणा टेट 2019 से पूछा है। लिखने संबंधी कठिनाई किस रोग से ग्रसित है? तो अभी आपको बताया डिस्ग्राफिया से ये है। ठीक है, ग्राफिया में ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिखने वाली समस्या डिस्ग्राफिया। फेजिया में क्या है? भाषा को फेज बाय फेज सीखा जाता है, इसलिए मौखिक भाषा संबंधित विकार डिस्फेजिया। कैलकुलिया में क्या है? कैलकुलिया कैलकुलिया क्या है? तो कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है और ये कैलकुलेशन मैथ सेशन में होता है, मैथ गणित हो गया, तो गणित संबंधी विकार आपका डिस्कैलकुलिया है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ के आइएगा तो पछतावा होगा आपको। ठीक है, इसलिए इसको डेली जुड़िए और डेली तैयारी कीजिए। गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता को कहा जाता है
ये उत्तराखंड टेट 2017, पंजाब टेट 2016, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया। ठीक है, गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए गणित किससे है बताइए। गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है ना, गणित में कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया आपको हमने बताया था ना। तो गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता कैलकुलिया, और कैलकुलिया के आगे डिस लगाई तो डिस्कैल्कुलिया, तो डिस्कैल्कुलिया होगा। ठीक है, चलिए अगला है। देखिए यहाँ पे हमने उसी को क्लियर किया है, आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ये चीज़ सारा चीज़ लिखा हुआ है। समझने के ख्याल से आपको हमने बहुत यहाँ पे अच्छे तरह से नोट्स तैयार किए हैं, तो इसलिए आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का नोट्स उपलब्ध है। गणित प्रतियोगिता में एक बच्चा 2 × 3 = 5 लेकर आता है, यह किस रोग से ग्रसित है? हरियाणा टेट 2016 और रीट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, गणित का है 2 × 3, यानी बच्चा गुना नहीं इसको प्लस समझ रहा है। तो ये जो गणित वाली समस्या होती है उसमें क्या होता है? कैलकुलेशन गलत होता है। तो कैलकुलेशन मतलब क्या हमने आपको बताया? कैलकुलिया या कैलकुलेटर। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, याद रखिएगा। तो कैलकुलिया के आगे डिस लगाइएगा तो डिस कैलकुलिया बनेगा। यानी जो कैलकुलेशन वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, मैथ वाली चीज़ है, कैलकुलेशन वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, गणित वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, सभी कोई कैलकुलेशन से रहेगा। कैलकुलेशन को कैलकुलिया याद रखना है और उसके आगे डिस लगा देना है, डिस कैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रियंका अपनी कक्षा में 6/2 = 4 लिख देती है। प्रियंका अपनी कक्षा में 6/2 = 4 लिखती है। बच्चा किस रोग से ग्रसित है? अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, कोई नहीं। ठीक है, यूपी टेट 2016 और उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रियंका अपनी कक्षा में क्या लिखी है? 6/2 = 4, यानी भागा को क्या समझी? माइनस समझी, समझे ना, तभी नहीं यहाँ पर 4 लिख दी। बताइए, तो ये गणित संबंधी प्रॉब्लम है, और गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन किससे करते हैं लोग? कैलकुलेटर्स करते हैं। और कैल जैसे आ गया तो उसको कैलकुलिया कर दीजिएगा। तो अब यह रोग है, इसलिए इसको डिस्कैल्कुलिया में डालेंगे हम लोग। डिस्कैल्कुलिया इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओजोन गैस का अनुसूत्र है। ओजोन गैस का अनुसूत्र देखिए, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ओजोन गैस, ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो ओजोन गैस का अनुसूत्र O तो हो गया ऑक्सीजन का, O2 हो गया ऑक्साइड का, और O3 हो गया ओजोन का। ठीक है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। और ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, ये क्या करती है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को धरती पर बचाती है। अगर यहाँ पे जो होता है कि ओजोन परत कम हो जाए तो सूर्य पर क्या होगा? धरती पर, तो धरती पर, पृथ्वी पर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर जो है तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओजोन गैस का मुख्य काम यही रहता है। इसमें खरीफ फसल कौन है? इसमें खरीफ फसल कौन है? चना, सरसों, मटर, धान। ठीक है, देखिए आपको जो है यहाँ पे ईवीएस के अंतर्गत 3 गो चीज़ जरूर देख लेना है। क्या देखना है आपको? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये तीनों को पढ़ लेना। यहाँ से एक प्रश्न आपका रहता है। ठीक है, तो खरीफ फसल कौन है, रबी फसल कौन है, जायद फसल कौन है? देखिए, तो खरीफ फसल जो आपको यहाँ पर क्या होता है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वो होता है खरीफ फसल। ठीक है, और जो ठंडा में बोया जाता है वो होता है रबी फसल, और जो गर्मी में बोया जाता है वो होता है आपका जायद फसल। होता है ना? तो देखिए अब क्या होता है, तो खरीफ फसल में जस होता है। खरीफ फसल में क्या होता है? जस होता है, मतलब जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है खरीफ फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल में क्या होता है? तो खरीफ फसल में यहाँ पर जो होता है आपको बरसात के दिनों में जो बोया जाता है, तो बरसात के दिनों में यहाँ पे क्या क्या होता है? तो इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। ध और बासमतिया के, ध और बागमती के 3 मूंगफली खा। ये खरीफ फसल आप इससे याद कर लीजिएगा। खरीफ फसल कौन कौन होता है? तो ध से देखिएगा धान, ये खरीफ फसल है। ध से देखिएगा धान, ये खरीफ फसल है और वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अरहर, अरहर जिसको हम लोग रहर का दाल कहते हैं, ये अरहर, ये भी खरीफ फसल है। फिर देखिएगा बा से देखिएगा बाजरा ना, ग से देखिएगा गन्ना, म से देखिएगा मक्का। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा के यहाँ पर 3 है, ये 3, तो
3 से उड़द ऐसे लिखाता है, उड़द। अब मूंगफली से मूंगफली, ठीक है। तो ये सब जो है खरीफ फसल है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, तो खरीफ फसल एक आपको आता है। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाता है? खरीफ फसल कौन है इसमें? खरीफ फसल कौन है? तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर धान हो जाएगा, ठीक है। चना रबी फसल है, मटर रबी फसल है, सरसों रबी फसल है। खरबूजा किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? जो आप खरबूजा देखते हैं किस फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, कोई नहीं। बताइए खरबूजा कब आता है? अगर बरसात के दिन में आता होगा मास लेवल पर, जो एक सीजन माना जाता है, तो वो खरीफ फसल होगा। तो खरबूजा तो बरसात में आता नहीं है। रबी फसल ठंडी में भी नहीं है। इसका सबसे जो माना जाता है वो देखिएगा मार्च अप्रैल से शुरू होता है, तो गर्मी में शुरू होता है, इसलिए ये जायद फसल में जाएगा। खरबूजा किस में जाएगा? जायद फसल में चला जाएगा। नदी का जल सर्वाधिक प्रदूषित होता है। जो हमारा नदी है उसका जल कैसे सबसे अधिक प्रदूषित होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित कैसे होता है? मिट्टी में कीटनाशक के प्रयोग से, पर्वतीय जल से, बर्फ पिघलने वाले जल से, कोई नहीं। कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए नदी का जल तो पर्वतीय जल से प्रदूषित नहीं होता है। पर्वतीय जल तो शुद्ध जल होते हैं, ये अच्छे माने जाते हैं। बर्फ पिघलने वाले जल से, तो इससे भी नदी का जल प्रदूषित नहीं होता है, ठीक है। ये तो जल को शुद्ध करते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बचा मिट्टी में कीटनाशक के प्रयोग से। देखिए ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, जब कृषि करते हैं या कोई भी कचरा होता है उसको हम लोग ज़मीन फेंक देते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में क्या होता है, वही सारा कचरा जो होता है जाकर नदी में मिल जाता है और वही क्या करता है, नदी के जल को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। तो नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित होता है। इसका राइट आंसर ये होगा, मिट्टी में कीटनाशक के प्रयोग से। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में, फ़ारेनहाइट में, थर्मामीटर में, कोई नहीं, ठीक है। तो अभी आप इसके पहले एक प्रश्न देखे थे कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता, तो हम लोगों ने उसको देखा था रिएक्टर पैमाना पर। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाना पर। तो ध्वनि की भी एक तीव्रता होती है, उसको मापा जाता है डेसिबल में, याद रखिए। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, और तापमान जो है वो फ़ारेनहाइट में, ठीक है, या सेल्सियस में हम लोग करते हैं। और थर्मामीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। तो राइट आंसर ध्वनि की तीव्रता ये डेसिबल में मापा जाता है। ममलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? ममलुक वंश या गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश का ही नाम ममलुक वंश है। उसका संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन, ठीक है। तो ममलुक वंश या गुलाम वंश सबसे पहले आया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में, और उसका संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर शासक था। राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राजराज के द्वारा, प्रयागराज के द्वारा, दंतीदुर्ग के द्वारा, या कृष्णा के द्वारा, ठीक है। तो देखिए राज राजेश्वर यहाँ लिखा हुआ है, राज राजेश्वर, ठीक है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राज रहेगा, राज तो है ही, और राजे राजे यही रहेगा, राज राजे, या इसी को बोलते हैं हम लोग राज के द्वारा करवाया गया, ठीक है। राज राजेश्वर या इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो किसके द्वारा कराया गया? राज के द्वारा करवाया गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण से कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया गया, और यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया है? तंजौर में। ये भी प्रश्न आया हुआ था कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो तंजौर में है। और यह किस शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट, नटराज की मूर्तियाँ किस धातु की बनी है? नटराज की मूर्ति आप लोग देखते हैं, आपका सभी जगह देखने को मिलता है नटराज की मूर्ति। तो नटराज की मूर्ति जो है किस धातु की बनी हुई है? वो सोना, चांदी, तांबा या कांसा, ठीक है। नटराज की मूर्तियाँ देखिए आज तक भी सुरक्षित है। वो किस धातु की बनी हुई है? तो वो आपका जो है कांसा धातु का बना हुआ है, ठीक है। नटराज की मूर्ति किस धातु का बना हुआ है? कांसा धातु का बना हुआ है। क्लियर। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा,
अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए त्रिपिटक किससे जुड़ा हुआ है? त्रिपिटक आपका बोले हैं, आपको याद रखिएगा, बहुत त्रिपिटक जरूरी प्रश्न है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, त्रिपिटक किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखा गया है? तो बौद्ध धर्म आपका पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म किस में है? पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से जुड़ा है, बौद्ध धर्म पाली भाषा में है। क्लियर हो गया आपको? चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये पाली भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में शामिल है। त्रिपिटक में कौन कौन? त्रिपिटक में 3 गो पिटक है ना, त्रि मतलब 3 और पिटक में 3 गो पिटक। वो तीनों पिटक में कौन कौन शामिल है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, यह सभी। ठीक है, तो त्रिपिटक में सुत्त पिटक भी है, विनय पिटक भी है, अभिधम्म पिटक भी है, सभी। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लीजिए आप। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेश का संग्रह है। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के धार्मिक विचार या उपदेश का संग्रह किया गया है। अगला है विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध मठ के अनुशासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। वही अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में आपको बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन किया गया है। तीनों को आपने देख लिया, बौद्ध पिटक, धर्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक याद रखिएगा, आप सभी आ सकता है आपका एग्जाम में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक है, प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चाणक्य किसके शासनकाल में भारत आया? देखिए यह प्रश्न जो है आपको बता दें 1001 से ज़्यादा बार अभी तक परीक्षा में आ गया है। ठीक है, और यह बिहार, एमपी, यूपी सभी जगह पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप ये ह्वेनसांग का एकदम दिमाग में प्रश्न को बना लीजिएगा। इसके पहले अभी तक कितने प्रैक्टिस सेट हमने आपको करवा दिया? 10 करवा दिया, आज 11वां है। ठीक है, 10 में आप देखिएगा तो प्रैक्टिस सेट जाइएगा तो आपका जो सामाजिक ज्ञान लग रहा होगा कि बहुत ही कमज़ोर है, तो आप यहाँ से डेली कम से कम 2 से 4-5 ट्रिक डेली हर पीडीएफ में आप देखते हैं। ठीक है, अगर उतना भी आप कंप्लीट करते हैं तो जो आपको 2, 4, 5, 10 नंबर कम से आप फेल कर जाते हैं वो तो यहाँ से 100% आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो डेली का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसको जरूर देख लीजिए। बाकी तो आपकी जो यहाँ पर जेटेट न्यू सिलेबस आया है उसका यहाँ पर पीडीएफ भी बनते जा रहा है, आपको बीच बीच में क्लासेज के रूप में मिलते जा रहा है। तो आप सभी के लिए तैयार रहिएगा, जिससे कि आपका दोबारा ये नहीं रहे एक्सक्यूज कि आपका यहाँ पर जेटेट नहीं निकला। ठीक है, बार बार मौका नहीं मिलेगा, तो लग जाइएगा और जुड़ जाइएगा। तो देखिए हम आपको बताए थे, इसके लिए एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? आपको याद होगा कि हवन से हर्ष होता है। ये तो बात सही है कि जब भी होता है तो क्या होता है? हवन होता है। और हवन किस लिए किया जाता है? तो गांव घर पूरे देश राज्य में खुशहाली होता है ना, तो हवन से हर्ष होता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया? तो हवन से देखिए हो गया ह्वेनसांग, हवन से क्या हो गया? ह्वेनसांग। और हर्ष से क्या हो गया? तो हर्ष से हो गया हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। क्लियर? तो राइट आंसर इसका हर्षवर्धन हो जाएगा। नीचे आपके लिए देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है कि हवन से हर्ष होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हुई है। हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हुई है। ठीक है, किस में है? हर्षनामा में, हर्षचरित्र में, हमसफर में या कोई नहीं। ठीक है, तो हर्षवर्धन क्या होता है? हर्ष होता है। और इसका जीवनी क्या है? हर्षचरित्र है। ठीक है, हर्षचरित्र में लिखा गया है, तो हर्षचरित्र इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन ने किसकी रचना की? हर्षवर्धन ने किसकी रचना की? नागानंद की, रत्नावली की, प्रियदर्शिका की या डी सभी का? ठीक है, तो हर्षवर्धन ने इन सभी की रचना की। ये सभी नाटक के अंश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक से एक प्रश्न आपका आ रहा है, मौर्य सम्राट से एक प्रश्न आपका एग्जाम में 100% आ रहा है। आप सभी लोग आश्वस्त हो लीजिए। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य आपका अलग से एक टॉपिक भी पढ़ने के लिए दिया गया है, तो उसी के अंतर्गत ये प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है अभी। तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख या 14वें शिलालेख? ठीक है, बार बार आप लोग की तरफ से कमेंट आ रहा था कि सर प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाए, तो इसलिए आपका सामाजिक विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है। और बीच बीच में आपका क्या किया गया है, तो जो आपको यहाँ पर जेटेट न्यू सिलेबस दिए गए हैं उसके आधार पर उसका यहाँ पर आपको
PDF भी दिया जा रहा है बना के, जो कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज PDF आपको बन रहा है। ठीक है, तो अशोक के किस शिलालेख में? तो अशोक का देखिए 13वां शिलालेख जो था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, अशोक का कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को दिल बदल दिया और युद्ध नहीं करने की ठान ली? ठीक है, और कौन सा सम्राट अशोक बहुत क्रूर थे, अपने सभी भाइयों को मार दिया। उसके बाद कौन सा युद्ध था जिसमें उसका दिल परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने जो है कि शस्त्र उठाना छोड़ दिया और युद्ध नहीं करने की ठान ली? ठीक है, ये कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध था, नरसिंह युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, घाघरा का युद्ध था? कौन सा युद्ध था आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए किस युद्ध में? तो सम्राट अशोक किए थे कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में बहुत ही भयानक नरसंहार हुआ था, सिर्फ खून की नदियां बह रही थी। ठीक है, आप जहां भी देखते हैं खून की नदियां बह रही थी और माताएं बहनों का चित्कार शुरू था, जिसको जब सम्राट अशोक अकेले बच जाता है उस युद्ध में सभी कोई मारे गए थे। ठीक है, सभी की खून की नदियां बह रही थी। जब देखता है यह दृश्य तो उस दिन से वह क्या करता है? युद्ध नहीं करने का ठान लेता है और उसके बाद वह क्या करता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, और उन्होंने युद्ध नहीं करने के लिए बहुत यहाँ पर प्रेरणा भी लोग दिया कि युद्ध नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी न किसी समय किसी का दिल बदल जाता है। तो कौन सा समय बदला था? तो कलिंग युद्ध में अशोक जो इतना खूंखार था सम्राट अशोक, उसका दिल परिवर्तन हो गया था। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? देखिए यहाँ प्रश्न आ गया, ये भी प्रश्न आया था। कलिंग युद्ध तो पूरे आपको ये MBBI है। ठीक है, कलिंग युद्ध से यहाँ से आ रहा है आपका प्रश्न। और अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? ये भी प्रश्न आया हुए हैं आपका जेटेट में। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या शैव धर्म। ठीक है, तो अशोक ने क्या किया? अशोक ने क्या किया? कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध में क्या हुआ? खून की नदियाँ बहा, वहाँ से उसका क्या हुआ? दिल परिवर्तन हुआ और युद्ध नहीं करने की ठानी। और उसके बाद कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म का वो बहुत अधिक प्रचार करता है, जिसके कारण बौद्ध धर्म सुर्खियों में छा जाता है। यानी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में सफल श्रेय किसका रहा? अशोक का रहा। उसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी इसमें बहुत अधिक हाथ बटाई थी। ठीक है, जिसके कारण बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रसार हो पाया था। ठीक, अशोक के पुत्र का भी नाम याद रख लीजिएगा, पुत्री का भी याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? देखिए ये तो आपको पढ़ना है, आपको सिलेबस में भी दिया है। गौतम बुद्ध 6th क्लास में आप देखेंगे, तो ये सिलेबस को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध और यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से एक प्रश्न आपका रहेगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से रहेगा, तो उसका तो हम जब PDF लेकर के उसका फुल यहाँ पर जो आपको थ्योरी क्लासेस लेकर के आएंगे तो उसमें आपको बौद्ध धर्म, गौतम धर्म और जैन धर्म ऐसा ही याद करवा देंगे कि आप कभी भुलाइएगा ही नहीं। और अशोक के बारे में, ठीक है, इस तरह का ट्रिक बना हुआ है कि सब एक ही से उनके माता पिता सबका नाम आपको याद हो जाएगा। इसलिए आपको आप लोग तनाव में नहीं रहेंगे। आपको हम यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान जो है बहुत ही सरल भाषा में आपको हम यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं वो बहुत ज़्यादा देखिए कंफ्यूज में रहते हैं कि मेरा सामाजिक विज्ञान है, हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आप यहाँ से जब जुड़िएगा तो आपको ऐसा महसूस जरूर होगा कि आपका सामाजिक विज्ञान से आप शिक्षक पात्रता परीक्षा या भाषा शिक्षक से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ से 100% स्कोर निकलेगा। ठीक है, 90+ किसी भी तरह से हम आपको करवा ही देंगे। ठीक है, इसलिए जुड़िएगा जब सभी को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, बिहार में, बोध गया में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और तीनों आए हुए हैं, इसलिए आपको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक नाम है महाभिनिष्क्रमण। ये क्या चीज़ है बताइए? तो देखिए ये है आपका महाभिनिष्क्रमण जो है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध के एक पुत्र राहुल होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वो गृह त्यागते हैं। तो बुद्ध का जो गृह त्याग होता है उस घटना का नाम है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं उसको? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के उपदेश महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को। ठीक है, उसके बाद बुद्ध जब घर त्याग देते हैं तो क्या करते हैं? उपदेश देते हैं लोगों को। तो जो बुद्ध उपदेश देते हैं तो उस घटना का भी नाम है, उसका नाम है धर्मचक्र परिवर्तन। उस घटना का नाम क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक, और बुद्ध को मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं?
महापरिनिर्वाण कहते हैं। तीनों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बुद्ध के उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन, राइट आंसर बी, ठीक है। बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग कहाँ किया? सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर में, वैशाली में, ठीक है। बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? तो कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग किया था। बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को क्या कहते हैं? देखिए यहीं पे बुद्ध का शरीर त्याग की घटना आ गया। महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं? अभी बताइएगा आप लोग। तो ये गृह त्याग को। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? तो यह कहते हैं आपको यहाँ पे उपदेश देने को, ठीक। और महापरिनिर्वाण किसको कहेंगे? तो मोक्ष प्राप्ति या शरीर त्याग की घटना को, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति मैंने शरीर त्याग दिया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो शरीर त्याग की घटना को, मोक्ष प्राप्ति को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। महावीर को किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ? ठीक है। महावीर को किस नदी के तट पर? अच्छा, बुद्ध का पूछे तो आप क्या बताइएगा? बताइए। तो बुद्ध को किस नदी? निरंजना या फल्गु नदी कहते हैं ना। बोध गया, निरंजना या फल्गु नदी यहाँ पर हुआ था। किसको? बुद्ध को। लेकिन महावीर को कहाँ हुआ बताइए? तो महावीर को आपका जो हुआ है वो ऋजुपाल का, ठीक है। कहाँ हुआ है? ऋजुपाल का, ठीक। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? देखिए दोनों का आप याद कर लीजिएगा, महावीर और बुद्ध, ठीक है। महावीर, बुद्ध त्रिपिटक, ठीक है। किससे? त्रिपिटक में प और प से पाली भाषा, याद रखिएगा। बुद्ध कौन सा भाषा? पाली भाषा, ठीक ना। और बुद्ध पाली भाषा, तो महावीर कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा। दोनों का प से ही चलता है, लेकिन एक है पाली और एक है प्राकृत। तो प्राकृत भाषा में महावीर ने उपदेश दिए, राइट आंसर ये हो जाएगा। जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? 2, 3, 4 या 5, ठीक है। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, 2 भागों में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? कल्पसूत्र, पंचरत्न सूत्र, आदिम सूत्र या कोई नहीं, ठीक है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको कल्पसूत्र है और जैनियों का है जैनदावस्तर, ठीक है। अगला देखिएगा, ऋग्वैदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर कौन होता है? ऋग्वैदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर कौन होता है? ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसके लिए एक ट्रिक बना हुआ, कुल 20 ग्राम जन, ठीक है। तो सबसे छोटा स्तर कुल है, फिर 20 है, फिर जन है, फिर ग्राम है, ठीक है। याद रखिएगा, कुल 20 ग्राम। तो एक कुल हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? बताइए, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? आपको बताना है। इंद्र है, अग्नि है, यम है, सोम है, ठीक। तो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हुए, ठीक। इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? इनाम गांव का प्रश्न पूछा गया है और आता है इनाम गांव, बहुत ही चर्चित नाम है और यह जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में है।